हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन में। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का चैप्टर है वायुदाब। वायुदाब से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। प्लीज़ दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वायुदाब। तो चलिए वायुदाब से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं। वायु का अपना भार होता है तथा किसी क्षेत्र के ऊपर विस्तृत वायु स्तंभ धरातल पर लंबवत दबाव डालता है। वायु का क्या होता है? अपना खुद का भार होता है वायु का, या किसी क्षेत्र के ऊपर या किसी क्षेत्र के ऊपर विस्तृत वायु स्तंभ धरातल पर लंबवत दबाव डालता है। किसी क्षेत्र के ऊपर विस्तृत रूप से फैलकर या स्तंभ धरातल पर लंबवत दबाव डालता है। कैसा डालता है? लंबवत दबाव, जिसे वायुदाब एयर प्रेशर कहा जाता है। इसे बैरोमीटर में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के रूप में मापते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के रूप में किससे मानते हैं? बैरोमीटर से। बैरोमीटर में के पारे तल में अचानक गिरावट आ रही है। अचानक गिरावट आ गई तो इसका मतलब तूफान आ सकता है। बैरोमीटर के पारे के तल पे अचानक गिरावट तूफान का संकेत होता है। तूफान आने का संकेत या आने का सूचक है। बैरोमीटर के पठन में पहले गिरना पुनः धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति का द्योतक है। जैसे बैरोमीटर है, ये अचानक गिर गया तो तूफान आएगा, और बैरोमीटर गिर गया अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? वर्षा होगी। बैरोमीटर में पारे के तल का लगातार बढ़ना प्रतिचक्रवाती और साफ मौसम का संकेत देता है। तो बैरोमीटर में पारे के तल का लगातार बढ़ना, बैरोमीटर का जो पारे का तल है वो लगातार बढ़ रहा है तो क्या होगा? प्रतिचक्रवाती और साफ मौसम का संकेत देता है। तो जब बैरोमीटर अचानक गिरावट आई तो तूफान का संकेत, बैरोमीटर अचानक गिर गया उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वर्षा की स्थिति होगी, और लगातार बढ़ता ही जा रहा है, धीरे धीरे नहीं, लगातार बढ़ ही रहा है तो प्रतिचक्रवाती और साफ मौसम का संकेत देता है। वायुमंडलीय दाब के वितरण को समदाब रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। तो जो वायुमंडलीय दाब का वितरण है उसको समदाब रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, आइसोबार के द्वारा दर्शाया जाता है। जो वायुमंडल के दाब का वितरण है उसको समदाब रेखा क्या है? काल्पनिक रेखा है जो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। जैसे कि यहाँ पर 5 किलोमीटर की रफ्तार से वायु चल रही है, और भी कहीं 5 किलोमीटर की रफ्तार से वायु चल रही है, तो इसे क्या कहा जाता है? समान वायुदाब। यहाँ पर 5 किलोमीटर की रफ्तार से वायुदाब है और यहाँ भी, तो ये क्या हो जाएगा? समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाती है। कौन? समदाब रेखा। सम मतलब समान, दाब मतलब वही एक समान दाब है, तो उसको क्या करती है? समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाती है। समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियां वायुदाब में अंतर की दिशा और उसकी दर को दर्शाती है, जिसे दाब प्रवणता कहते हैं। जो समदाब रेखाओं की परस्पर दूरी होती है, समदाब समान दाब वाली रेखाएं की जो दूरी होती है, वायुदाब में अंतर की दिशा, कितना अंतर है उसकी दिशा और उसकी दर को दर्शाती है। कितनी दर से आई तो उसे क्या कहा जाता है? दाब प्रवणता कहा जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण क्या होता है? धरातलीय सतह पर वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समदाब रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। धरातल पर सतह पर वायुदाब के क्षैतिज वितरण, जो क्षैतिज वितरण है उसका जब अध्ययन किया जाता है तो समदाब रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। समान दाब वाली जो जहाँ वायु रहेगा उसी के माध्यम से क्षैतिज वितरण का अध्ययन किया जाता है धरातल पर। यदि समस्त पृथ्वी को देखा जाए तो उच्च दाब तथा निम्न दाब का कुछ निश्चित प्रणाली के अंतर्गत सुस्पष्ट है। कहीं पर उच्च दाब है तो कहीं निम्न दाब है। यदि पृथ्वी को समरूप मान लिया जाए तो निश्चित रूप से वायुदाब का वितरण क्रमबद्ध मेखलाओं के रूप में पाया जाता है। यदि पृथ्वी को समरूप मान लिया जाए, समान रूप में है एक जगह पृथ्वी पर, तो निश्चित रूप से वायु का वितरण जो है वो क्रमबद्ध मेखलाओं के रूप में पाया जाता है। क्रम के अकॉर्डिंग मेखला मिलती है, परंतु स्थल तथा जल के असमान वितरण के कारण
स्थल पर दूसरा है और जल पर दूसरा है, तो असमान वितरण हो गया। तो मेखलाओं की क्रमबद्धता में व्यवधान पड़ जाता है। मेखला क्रमबद्ध से नहीं रहती, उसमें व्यवधान पड़ जाता है। धरातल पर वायुदाब का भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक कोई नियमित वितरण नहीं होता है। जैसे धरातल पर वायुदाब का जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो इनमें कोई नियमित वितरण नहीं होता है। वायुदाब की पेटियों की उत्पत्ति में केवल तापमान जिम्मेदार नहीं होता है, वरन गतिक कारण भी महत्वपूर्ण है। वायुदाब में तापमान तो जिम्मेदार होता है, लेकिन उसका गतिक कारण भी है। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वायुदाब की पेटियों को दो वृहद समूहों में विभाजित किया गया है। कौन सी है? एक है तापजन्य वायुदाब पेटी। इसके अंतर्गत भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब को सम्मिलित किया गया है। तो तापजन्य वायुदाब मतलब जहाँ ताप ज़्यादा रहेगा, वैसी वाली वायुदाब। तो ताप कहाँ ज़्यादा रहता है? भूमध्य रेखा पर। जहाँ तापमान ज़्यादा रहेगा वहाँ गर्मी ज़्यादा रहेगा, और जहाँ गर्मी ज़्यादा रहेगी वहाँ निम्न वायुदाब रहेगा। तो तापजन्य वायुदाब पेटी में क्या आ गया? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। और जो ध्रुव है ये क्या होता है? ठंडा होता है। तो यहाँ कैसा होता है? उच्च वायुदाब होता है। तो निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, भूमध्य रेखा और ध्रुव आ गया तापजन्य वायुदाब में। अब दूसरा है गतिजन्य वायुदाब पेटी। इसके अंतर्गत उपोष्ण उच्च वायुदाब तथा उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब को सम्मिलित किया गया है। उपोष्ण का मतलब होता है क्या? उपोष्ण का मतलब गर्मी प्लस ठंडी। तो गर्मी प्लस ठंडी उच्च वायुदाब, जहाँ पर उच्च वायुदाब है, और ध्रुवों पर जहाँ निम्न वायुदाब है उसमें गतिजन्य वायुदाब पेटी उसको कहा जाता है। तो गर्मी और ठंडी दोनों मिक्स है, उच्च वायुदाब। और उपध्रुव का पर जहाँ पर निम्न वायुदाब है वो गतिजन्य वायुदाब पेटी होता है। जैसे मैप में देखिए वायुदाब कटिबंध, ये ध्रुव है, ध्रुव पर उच्च वायुदाब होता है। दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ उच्च वायुदाब होता है। ये देखिए कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है 0 डिग्री। तो यहाँ क्या होता है? ये क्या होता है? वायुदाब निम्न वायुदाब होता है। गर्मी ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, तो वहाँ निम्न वायुदाब होगा। और 10 से 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा। कर्क रेखा के ऊपर क्या होगा? उपोष्ण उच्च वायुदाब होगा। उपोष्ण का मतलब यहाँ गर्मी इधर से जा रही है, ठंडी इधर से आ रही है, तो गर्मी और ठंडी को मिक्स करके क्या बोला जाता है? उपोष्ण बोला जाता है। तो यहाँ पर कैसा होता है? उच्च वायुदाब होता है। उसी तरीके से ये मकर रेखा है। मकर रेखा से 23.5 डिग्री से लेकर के ये 35 डिग्री के बीच में इधर से ठंडी और इधर से गर्मी, तो क्या हो जाएगा? उपोष्ण उच्च वायुदाब। अब इसके ऊपर 45 डिग्री से 66.5 डिग्री तक क्या हो जाएगा? उपध्रुवीय हो जाता है। उपध्रुवीय ये होता है, यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है। यहाँ पर देखिए ये क्या होता है? 35 डिग्री से 66.5 डिग्री तक उपध्रुवीय निम्न वायुदाब होता है। इसके ऊपर में हमको उत्तरी ध्रुव मिलता है जो कि उच्च दाब होता है, और यहाँ पर निम्न दाब हो, यहाँ भी उच्च दाब होता है जो कि दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ये क्या है? तो ये सब समझ में आ गया। और ये क्या होता है? जो यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब में ये पॉइंट देख रहे हैं आप बीच का, इसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश। तो याद होगा, भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब और 23.5 डिग्री के से लेकर के 35 डिग्री के बीच में उपोष्ण उच्च वायुदाब, ठंडी और गर्मी को मिक्स रूप में उपोष्ण बोला जाता है, तो यहाँ उच्च वायुदाब होता है। फिर 45 डिग्री से 66.5 डिग्री तक उपध्रुवीय निम्न वायुदाब होता है दोनों दिशा पर, और फिर उत्तरी ध्रुव उच्च वायुदाब, दक्षिणी ध्रुव उच्च वायुदाब होता है। अब चलिए अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। चलिए इसके बारे में अभी हम लोगों ने मैप में पढ़ा है। इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक मिलता है। भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिणी दोनों साइड में 5 डिग्री अक्षांशों तक मिलता है, परंतु सूर्य के ऋतुगत उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी में खिसका हुआ स्थानांतरण हो जाता है। कभी सूर्य उत्तरायण होता है, कभी दक्षिणायन होता है, तो इसके कारण इसके पेटी में जो 5 डिग्री अक्षांश है खिसकाव हो जाता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण अत्यधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर फैलती हैं तथा ऊपर उड़ती हैं। इस कारण सदैव निम्न दाब बना रहता है यहाँ पर, जो हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है। इस क्षेत्र में धरातल पर हवाओं में गति कम होने के कारण शांत वातावरण रहता है। इस क्षेत्र में धरातल पर हवाओं में गति कम होता है, इसलिए कि निम्न वायुदाब है तो गति कम रहेगा, तो इसलिए क्या होता है? शांत वातावरण होता है। इसी कारण इस पेटी को
डोलड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोलड्रम, मतलब धीरे धीरे डोलता रहता है, एकदम शांत है, तो इसलिए इसको डोलड्रम कहा जाता है। अब उपोष्ण और उच्च वायुदाब पेटी देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि 23.5 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक। तो इस पेटी का विस्तार 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों में नीचे उतर कर बैठती हैं। जो भूमध्य रेखा की निम्न वायुदाब है वो ऊपर उठती है, इधर जाती है, और उसके उत्तरी ध्रुव के जस्ट नीचे क्या है? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब है। वहाँ से वायु आती है, इधर नीचे की ओर उड़ती है, तो यहीं पर मिल जाती है। इधर से गर्मी गर्मी प्लस ठंडी हवा मिक्स होकर के क्या हो जाती? उपोष्ण। तो इनसे इनका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है, इसलिए इनका जो आयतन होता है कम होता है। लेकिन जब नीचे से भूमध्य रेखा से निम्न वायुदाब जा रही है, ऊपर से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब आ रही है, तो इनका क्या हो जाता है? वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इस शांत तथा अनिश्चित पवन वाले भाग में आने वाली प्राचीन काल में घोड़े से लदे जलयानों के संचालन से पर्याप्त कठिनाई होती थी। तो ये शांत तथा अनिश्चित पवन है, शांत जगह है, अनिश्चित पवन वाले भाग हैं, कोई इनका निश्चित नहीं कि पवन किस ओर जाए। तो इन प्राचीन काल में घोड़े से लदे जलयान संचालन में पर्याप्त कठिनाई होती थी। जो घोड़े से लदे होते थे, घोड़े के ऊपर सामान लाद दिया जाता था और जल की मार्ग के सहायता उनको लाया जाता था। तो इनको पर्याप्त कठिनाई मतलब फुल कठिनाई होती थी चलने में, इसलिए कि हवा का मार्ग एक ही दिशा में नहीं है, अनिश्चित पवन है। तो परिणाम स्वरूप व्यापारिक जलयान को हल्का करने के लिए कुछ अश्वों को सागर में फेंक देते थे। तो परिणाम स्वरूप जलयान को, जैसे जलयान का मतलब होता है कि जो जल में यान चलता है उससे क्या होता था? यहाँ पर देखो लिखा गया था, घोड़े से लदे जलयान। जो जलयान होता था, जल में चलने वाले यान पर घोड़े लदे होते थे। तो इससे क्या होता था कि पवन का निश्चित समय नहीं था, दिशा, तो पर्याप्त कठिनाई होती थी। तो परिणाम स्वरूप क्या किया जाता था? व्यापारी ने जलयान को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को सागर में फेंक देते थे। इस कारण इसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। अश्व मीन्स क्या होता है? घोड़ा होता है। तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की बात करें तो हम लोग पढ़ लिए क्या? भूमध्य रेखा, निम्न वायुदाब, और उसके बाद उष्ण, उपोष्ण, उच्च वायुदाब पढ़ी। अब उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पढ़ेंगे। इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्ध में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। इस पेटी में वर्ष भर तापमान कम होने के बावजूद यहाँ निम्न वायुदाब मिलता है। तापमान कम रहेगा तो निम्न वायुदाब रहेगा, तापमान कम होने के बावजूद भी यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है, जबकि तापमान कम होने पर वायुदाब ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए कि ठंडी हवाएं क्या रहेंगी? ठंडी रहेगी, तो उच्च वायुदाब होगा। लेकिन तापमान कम होने के बावजूद भी यहाँ निम्न वायुदाब होता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पर। तो वस्तुतः पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों में वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है। पृथ्वी घूर्णन करती है, रोटेशन करती है, इसके कारण अक्षांश में वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है। अक्षांशों में वायु फैलती है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है, जिस कारण गतिजन्य निम्न वायुदाब का आविर्भाव होता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पर। अब पढ़ेंगे हम ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है? उच्च वायुदाब। तो ध्रुवों पर तथा समीपी क्षेत्रों में अत्यधिक निम्न तापमान के कारण यहाँ वायुमंडल में ठंडी एवं भरी हवाएं धरातल पर उभरती हैं। तो जो हमारा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है वहाँ तो निम्न वायुदाब है, लेकिन जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पर उच्च वायुदाब है। तो उच्च वायुदाब है तो वहाँ पर हवाएं क्या होती हैं? उठेंगी, उठकर कहाँ की आएंगी? जहाँ निम्न वायुदाब होगा। तो ये हवाएं क्या करती हैं? निम्न तापमान के कारण यहाँ वायुमंडल में ठंडी एवं भरी हवाएं धरातल पर ऊपर उतरती हैं, परिणाम स्वरूप यहाँ उच्च वायुदाब का आविर्भाव होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला है, दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पेटी होती है। हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था अभी, निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होता है। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं
बल्कि महासागरों पर स्थायी होता है। तो निम्न दाब महासागर में नहीं होता है बल्कि स्थल पर होता है। तो कारण जो आर है ये गलत लिखा गया है, तो ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन, अक्षांशों जो कि उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश में से किसी अब हर्ष हर्ष अक्षांश से संबंध, हर्ष मीन्स घोड़ा, अश्व किसको कहेंगे? तो हम लोग पढ़े थे 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में क्या होता है? उच्च वायुदाब पाया जाता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? हवाएं या पवन का जो निश्चित समय नहीं है, निश्चित दिशा नहीं है, तो इससे क्या होता है? जो जलयान चलता था, जलयान में क्या होता था कि अश्व को लादे रहते थे। अश्व मीन्स घोड़ा, हर्ष मीन्स घोड़ा को लादे रहते थे और वायु का कोई एक दिशा नहीं था चलने का, कभी इस दिशा में कभी इस दिशा में, तो जलयान को लाने में कठिनाई होती थी। तो जलयान को हल्का करने के लिए व्यापारी क्या करते थे? हॉर्स को सागर में, समुद्र में फेंक देते थे। तो ये हॉर्स किस अक्षांश के बीच में? 30 डिग्री से 35 डिग्री। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा, 30 डिग्री। अगला दिया गया है कौन सा सही है ये बताना है। पहला है, सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हर्ष अक्षांश कहलाता है। तो ये सही बात है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था हर्ष अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है, तो हर्ष दाब अक्षांश निम्न नहीं है, उच्च वायुदाब है। तो इसका केवल एक वाला ऑप्शन सही होगा। हर्ष क्या है? उच्च वायुदाब है, उच्च वायुदाब है जो कि उपोष्ण उच्च वायुदाब है। अगला है, वायुदाब सबसे कम कहाँ पर होता है? तो वायुदाब कहाँ सबसे कम होता है? निम्न, जहाँ गर्मी रहेगी ग्रीष्म ऋतु में, तो धरातल पर वायुमंडलीय वायुदाब तापमान के बीच परस्पर उल्टा संबंध होता है। धरातल पर जो वायुमंडलीय दाब है और तापमान के बीच उल्टा संबंध होता है, अतः स्पष्ट है कि गर्मियों में तापमान सबसे अधिक होने के कारण वायुदाब सबसे कम होगा। परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट की तरह वायुदाब भी गिरावट होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे, ध्रुव की ओर जाएंगे, तापमान कम होता जाएगा। जब तापमान कम हो रहा है तो वायुदाब भी कम होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।